मेरे हाथ में मेरी माँ की दी हुई चूड़ियों की एक जोड़ी थी और सामने मेरा अपना मामा मेरा हाथ किसी अजनबी औरत की हथेली में थमा रहा था। वो औरत मेरे चेहरे को ऐसे देख रही थी जैसे मैं इंसान नहीं, सामान हूँ। मैंने डर के मारे मामा की तरफ देखा, जैसे वो कहेगा, गलती हो गई। लेकिन मामा ने बस इतना कहा, बहुत ठंडी आवाज़ में, चुप रह, अब तू मेरी नहीं रही। और उसी पल मुझे समझ आ गया, मुझे बेहतर ज़िंदगी के नाम पर यहाँ नहीं लाया गया था, मुझे बेचा गया था। अगर आपके घर, आपके मोहल्ले या आपके जानने वालों में कोई भी लड़की विदेश/बड़े शहर की नौकरी के नाम पर जल्दी-जल्दी भेजी जा रही है, तो ये कहानी अंत तक सुनिए और किसी एक भरोसेमंद इंसान के साथ तुरंत शेयर करिए। कमेंट में बस सतर्क लिख दीजिए ताकि ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ, वो किसी के साथ भी हो सकता है। और अब जो होने वाला है, वो सुनकर आपका खून जम जाएगा। मैं एक छोटे शहर की लड़की हूँ। हमारे घर में पैसे कभी ज़्यादा नहीं रहे, बस ज़रूरत भर। पापा के जाने के बाद तो ज़रूरत भी भारी लगने लगी। माँ सिलाई करती थीं, कभी-कभी पास के घरों में काम भी। मैं पढ़ाई में ठीक थी, सपने भी थे, पर सपनों के लिए पेट में खाना भी चाहिए होता है। मोहल्ले में लोग बातों के बहुत शौकीन थे। लड़की बड़ी हो गई है, अब क्या करेगी? माँ अकेली है, कैसे चलाएगी? ये बातें ऐसे चुभती थीं जैसे रोज़ किसी ने काँटा चुभो दिया हो। इसी बीच मामा आए, वही मामा जिन्हें सब बहुत समझदार कहते थे, वही जो शादी-ब्याह में सबसे आगे रहते, सबसे मीठी बातें करते और जाते-जाते सबको एहसान भी जता देते। उन्होंने आते ही माँ के सामने आह भरी, "दीदी, आप बहुत सह रही हो, मेरी भांजी ऐसे नहीं जिएगी।" माँ की आँखों में चमक आ गई। थकी हुई आँखों में चमक बड़ी खतरनाक होती है। क्योंकि वो उम्मीद की चमक होती है। मामा ने मेरी तरफ देखकर कहा, "तू पढ़ने में तेज़ है, तेरी किस्मत यहाँ नहीं, बड़े शहर में है, फिर विदेश भी जा सकती है।" मैंने पूछा, "कैसे?" मामा मुस्कुराए, "मेरे जान-पहचान है, एक एजेंट है, बहुत भरोसेमंद। पहले दिल्ली में काम, फिर बाहर का रास्ता। बस थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी।" उन्होंने बस ऐसे बोला जैसे ये कोई छोटी बात हो, जैसे ज़िंदगी बदलना, चाय बनाना हो। अगले दिन मामा एक फ़ाइल लेकर आए। कुछ फ़ोटो, कुछ फ़ॉर्म, कुछ मुहर जैसी चीज़ें। उन्होंने जल्दी-जल्दी बोलना शुरू किया, "समय कम है, मौका हाथ से निकल जाता है। जो लोग ज़्यादा पूछते हैं, वो पीछे रह जाते हैं।" और फिर उन्होंने सबसे खतरनाक लाइन बोली, "घर में किसी को मत बताना, नज़र लग जाती है।" देखिए, यही पहला लाल झंडा होता है। जो भी आपको किसी बड़े मौके के लिए कहे और साथ ही बोले, "किसी को मत बताओ," समझ जाइए, कुछ गड़बड़ है। अच्छा मौका छुपाया नहीं जाता, हाँ जाँचा जाता है। माँ ने धीमे से पूछा, "पैसे कितने लगेंगे?" मामा ने ऐसे मुँह बनाया जैसे वो खुद दुखी हों। "दीदी, मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। बस कागज़ और टिकट का खर्च, बाकी सब मैं देख लूँगा।" माँ ने अपनी कान की बालियाँ उतार कर मेरे हाथ में रख दीं। "बेटा, ये तेरी पढ़ाई के लिए?" माँ ने कहा। मैंने मना किया, पर माँ की आँखें भरी हुई थीं। और मामा? मामा की आँखों में चमक थी। वो चमक उम्मीद की नहीं थी, वो चमक लालच की थी। पर उस दिन मैं इसे पहचान नहीं पाई। यात्रा का दिन आया। ट्रेन स्टेशन पर माँ मुझे बार-बार गले लगा रही थीं। "दिल्ली पहुँचते ही फ़ोन करना," उन्होंने कहा। मामा ने बीच में ही काट दिया। "अरे दीदी, नेटवर्क का क्या भरोसा? ऊपर से लड़की को टेंशन मत दो।" और फिर उन्होंने मेरा बैग अपने हाथ में ले लिया। "मैं रख लेता हूँ, भीड़ में चोरी हो जाती है।" उस समय मुझे लगा, ठीक है, पर यही दूसरा लाल झंडा है, जब कोई आपकी चीज़ें सुरक्षा के नाम पर अपने पास रखने लगे। कागज़, फ़ोन, पैसे, ये 3 चीज़ें आपके हाथ से गईं, तो आपकी आज़ादी आधी गई। ट्रेन में मामा ने मुझे खिड़की की तरफ बैठाया और खुद बाहर की तरफ। बीच में एक सीट खाली थी, लेकिन वो खाली सीट मेरे लिए दीवार जैसी थी। हर थोड़ी देर में वो किसी को फ़ोन करते, धीमी आवाज़ में। मैं सिर्फ़ कुछ शब्द पकड़ पाती, "हाँ, आ रहे हैं, सब ठीक। लड़की समझदार है, ज़्यादा सवाल नहीं करेगी।" मैंने पूछा, "मामा, किससे बात हो रही है?" वो हँसे, "बड़ी हो गई है, पर दिमाग अभी बच्चा है। काम की बात है, तू नहीं समझेगी।"
दिल्ली पहुंचते ही भीड़ ने हमें निगल लिया। लोग, आवाजें, धक्का मुक्की, एक हॉर्न, सब कुछ तेज। मामा ने मेरा हाथ पकड़ लिया, पर वो पकड़ सुरक्षा वाली नहीं थी, वो पकड़ कब्जा वाली थी। उन्होंने कहा, अब से मेरी बात मानना, किसी से बात नहीं करनी, किसी से आंख नहीं मिलानी, बस मेरे साथ चलना। हम एक संकरी गली के अंदर बने गेस्ट हाउस में गए। रिसेप्शन पर बैठे आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मामा ने उसे कुछ पैसे दिए और बोला, कमरा तैयार है। कमरे में एक छोटा सा बेड था, एक कुर्सी और खिड़की के आगे मोटा पर्दा। मामा ने मेरा फ़ोन हाथ में लिया। यहाँ फ़ोन मत चलाना, उन्होंने कहा। मैं घबरा गई, पर माँ इंतज़ार करेगी। मामा की आवाज़ सख्त हो गई। मैं बोल रहा हूँ ना, बाद में कर देना, अभी ज़रूरी काम है। फिर उन्होंने मेरे सारे कागज़, मेरे फ़ोटो और माँ की दी हुई चूड़ियों वाली पोटली भी अपने बैग में रख ली। मैंने धीरे से कहा, मामा, कि ये मेरी चीज़ें हैं। उन्होंने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं गलती कर रही हूँ। तू मुझ पर शक कर रही है? उनकी ये लाइन मेरे गले में फंस गई। कभी कभी रिश्ते सबसे बड़ा हथियार बन जाते हैं, क्योंकि हम डर से नहीं, शर्म से चुप हो जाते हैं। रात को मैं सो नहीं पाई। बाहर गलियारे में कदमों की आवाज़ें थीं। किसी कमरे से किसी लड़की के रोने की धीमी आवाज़ भी आई। मैंने सोचा, शायद मैं गलत सुन रही हूँ। सुबह मामा ने मुझे जल्दी उठाया। आज एजेंट से मिलना है, उन्होंने कहा। मैंने पूछा, एजेंट कहाँ है? तू बस चल, वो बोले। हम एक भीड़ वाले बाजार की तरफ गए। वहां एक औरत मिली, गहरी रंग की साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी और आंखों में अजीब सी तेजी। उसने मामा से बिना मुस्कुराए बात की। यही है? उसने पूछा। मामा ने सिर हिलाया। हाँ, यही। बहुत सीधी है। सीधी, जैसे मैं कोई चीज हूं, इंसान नहीं। और फिर वो औरत मेरे पास आई। चल, इधर। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने झटके से हाथ छुड़ाया। मामा, ये कौन है? मामा ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसके साथ जा, उन्होंने कहा। मैं घबरा गई। लेकिन क्यों? आप साथ नहीं चलेंगे? मामा ने आखिर मेरी आंखों में देखा, और उस नज़र में कोई अपनापन नहीं था, बस आदेश था। ज्यादा बोल मत, उन्होंने कहा। तेरी माँ को याद रख। बस, वो 3 शब्द मेरे पैरों को जमीन में गाड़ने के लिए काफी थे। मैं कांप गई, क्योंकि मामा का मतलब साफ था। अगर मैं नहीं मानी, तो माँ को नुकसान हो सकता है। वो औरत मुझे एक गाड़ी की तरफ ले गई। गाड़ी के अंदर 2 लोग थे, एक ड्राइवर, दूसरा पीछे। पीछे वाले ने मेरी तरफ देखा और फिर खिड़की से बाहर देखने लगा, जैसे रोज का काम हो। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, सबसे पर औरत ने मेरी कलाई दबा दी। शोर मचाएगी तो यहीं गिरा दूंगी, उसने धीमे से कहा। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, उसमें अभ्यास था, जैसे उसने ये बात पहले भी बहुत बार कही हो। मैंने आखिरी बार मामा की तरफ देखा। वो वहीं खड़ा था, भीड़ में भी अकेला, और उसके चेहरे पर एक छोटा सा संतोष था, जैसे सौदा पक्का हो गया हो। गाड़ी चल पड़ी। दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक था, लोग थे, जिंदगी थी, और मैं उसी जिंदगी के बीच गायब हो रही थी। मैं चीख नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था, कागज नहीं थे, पैसे नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, मेरे अंदर डर था कि माँ को कुछ हो जाएगा। यही तीसरा लाल झंडा याद रखिए। जब कोई आपको अकेला कर दे, आपका फ़ोन स्लैश कागज़ ले ले और घर वालों को धमकी दे, तो वो मदद नहीं कर रहा, वो आपको फंसा रहा है। ऐसे में एक ही नियम है, जितनी जल्दी हो सके किसी भरोसेमंद इंसान तक खबर पहुंचाओ। भीड़ में मदद मांगो, किसी दुकान, पेट्रोल पंप, अस्पताल, पुलिस चौकी, किसी भी सुरक्षित जगह की तरफ भागो। शर्म मत करो, डर मत छुपाओ, क्योंकि चुप्पी ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। गाड़ी एक सुनसान इलाके में मुड़ी, फिर एक पुरानी बिल्डिंग के सामने रुकी। वो औरत मुझे अंदर ले गई। सीढ़ियां चढ़कर एक कमरे के सामने रुके। दरवाज़ा खुला तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। अंदर 3-4 लड़कियां थीं। किसी की आंखें सूजी हुई थीं, कोई दीवार घूर रही थी, कोई चुपचाप ज़मीन पर बैठी थी। कमरे में हवा भारी थी, जैसे यहाँ से उम्मीद को बाहर धकेल दिया गया हो। मैंने धीरे से पूछा, ये जगह क्या है? औरत ने मेरे चेहरे के पास आकर कहा, अब तू वहीं करेगी जो बोला जाएगा। दरवाज़ा बंद हुआ, बाहर से कुंडी लग गई।
मैंने दरवाज़ा खटखटाया, पर किसी ने नहीं खोला। और तभी बाहर गलियारे से मामा की आवाज़ आई, बहुत साफ, बहुत ठंडी। पैसे मिलते ही इसे दूसरी जगह भेज देना। ये ज़्यादा बोलती नहीं, संभल जाएगी। मेरे हाथ पैर सुन्न हो गए। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकली और मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था। अगर मामा ही मेरा दुश्मन है, तो मुझे बचाएगा कौन? कमेंट में सतर्क लिखिए और इस कहानी को शेयर करिए, क्योंकि अगले भाग में मैं बताऊंगी कि उस बंद कमरे में मैंने ऐसा कौन सा एक कदम उठाया जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी और जिसने मामा के झूठ को पहली बार हिलाकर रख दिया। दरवाजे की कुंडी बाहर से लगी थी। कमरे में पीली सी ट्यूबलाइट जल रही थी, लेकिन वो रोशनी भी मुझे अंधेरे जैसी लग रही थी। 4 लड़कियां थीं, कोई कोने में बैठी घुटने छाती से लगाए, कोई दीवार घूर रही थी और एक लड़की की आंखें ऐसी थीं जैसे उसने रोना ही छोड़ दिया हो। मैंने धीरे से पूछा, आप लोग यहाँ कब से हो? कोने वाली लड़की ने बिना चेहरा उठाए कहा, दिन मत गिन, यहाँ दिन नहीं, सिर्फ डर चलता है। मेरे गले में सूखापन भर गया। मैं दरवाजे की तरफ गई, हल्का सा धक्का दिया, पर वो बंद था। बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आई और फिर दूर चली गई। मेरे दिमाग में मामा की ठंडी आवाज़ घूम रही थी, पैसे मिलते ही इसे दूसरी जगह भेज देना। मैंने अपनी हथेली अपनी छाती पर रखी, जैसे दिल को भागने से रोक रही हूं। तभी पास बैठी एक दुबली पतली लड़की ने मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी उम्र मेरे आसपास ही रही होगी, 17-18। उसके बाल उलझे थे, पर आंखों में थोड़ी सी आग बची थी। तू नई है? उसने फुसफुसाकर पूछा। मैंने सिर हिलाया। नाम? उसने पूछा। मैंने अपना नाम बताया। उसने कहा, मैं रूबी हूं और ये जगह सिर्फ रुकने की जगह है। यहां से लोग हमें आगे बेच देते हैं। मैंने कांपती आवाज में पूछा, बेच देते हैं? किसको? रूबी ने अपने होंठ भींच लिए। काम के नाम पर, शादी के नाम पर, नौकरी के नाम पर, जो भी बहाना चले। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी। रूबी ने मेरी तरफ झुककर कहा, सुन, यहां रोने से कुछ नहीं होगा। ये लोग हमारे फोन, कागज, पैसे सब छीन लेते हैं ताकि हम किसी को बता ना पाएं, और फिर वो एक ही चीज पकड़ते हैं, हमारा डर। मैंने धीमे से कहा, मेरी माँ। रूबी ने तुरंत मेरी बात काट दी। हाँ, वही। ये लोग घर वालों का डर दिखाते हैं ताकि हम चुप रहें। पर एक बात याद रख, अगर तू यहां फंसी रही, तब भी तेरी माँ की जिंदगी बचेगी नहीं। तू बाहर निकली, तभी कुछ बदलेगा। उसकी बात मेरे दिमाग में ठोक दी गई। सही थी, पर सुनना दर्दनाक था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। वही साड़ी वाली औरत अंदर आई। उसके पीछे एक आदमी था, चेहरा सख्त, आंखें खाली। उसने कमरे में नज़र घुमाई और बोला, सब चुप, लाइन में। मैंने डर से पीछे कदम रखा। रूबी ने मेरी उंगलियां दबाईं, जैसे कह रही हो, देख, सीख। औरत ने हम सबको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मेरी तरफ इशारा किया। ये नई वाली है? ठीक है, इसे ज्यादा बोलने मत देना। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे मेरी माँ से बात करनी है। औरत ने हंसकर कहा, माँ? हाँ, यहाँ माँ वहाँ नहीं चलती, यहाँ नियम चलता है। फिर वो मेरे पास आई और धीमे से बोली, ज्यादा चालाकी मत करना, वरना तेरे घर का पता हमारे पास है। मेरा शरीर सुन्न हो गया। मुझे समझ आ गया, मामा ने सिर्फ मुझे नहीं बेचा, उसने मेरे घर की पूरी जानकारी भी दे दी। वो लोग बाहर चले गए। दरवाज़ा फिर बंद। कमरे में भारी सन्नाटा। रूबी ने धीरे से कहा, देखा, धमकी उनका रोज का खाना है। मैंने घबरा कर पूछा, हम करें क्या? पुलिस? रूबी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में गहरी थकान थी। पुलिस तक पहुंचने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, और बाहर निकलने के लिए दिमाग ठंडा रखना पड़ता है। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। मेरे पास कुछ नहीं, फोन नहीं, पैसे नहीं। रूबी ने मेरे हाथ की ओर देखा। पर तेरे पास एक चीज है जो बहुत काम आएगी। क्या? तेरी नजर, उसने कहा। जो तू देखेगी वही तेरा हथियार बनेगा। यहाँ लोग नंबर भूल जाते हैं, चेहरे भूल जाते हैं, हनी रास्ता भूल जाते हैं। तू मत भूलना, गाड़ी का नंबर, जगह, आवाजें, सब याद रखना। उसने कमरे के कोने की तरफ इशारा किया।
कल सुबह जब वो हमें नीचे ले जाएंगे, तू बस एक काम करना, जितना हो सके, बिल्डिंग का नाम, गली का मोड़, बाहर की दुकान, कुछ भी पकड़ लेना। और अगर कहीं भी भीड़ मिले, बस एक शब्द बोलना, मदद, जोर से, शर्म नहीं। मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर अंदर डर कांप रहा था। रात बहुत लंबी थी। किसी ने खाना दिया, सूखी रोटी और थोड़ा सा आलू। पानी एक पुराने जग में था। नींद आती भी तो डर से टूट जाती। मुझे लगा जैसे हर मिनट कोई दरवाज़ा खोलकर मुझे कहीं घसीट ले जाएगा। सुबह होते ही हमें नीचे ले जाया गया। सीढ़ियों में उतरते हुए मैंने हर मोड़ देखा। बाहर निकलते ही मेरी आंखें सड़क पर टिक गईं। एक पान की दुकान, एक लाल रंग का बोर्ड, सामने बिजली का खंभा और थोड़ी दूर पर एक छोटा मंदिर। मैंने अपने दिमाग में सब फोटो की तरह कैद कर लिया। वहां नीचे एक सफाई करने वाली बुजुर्ग औरत झाड़ू लगा रही थी। चेहरे पर झुर्रियां, हाथ में पुरानी चूड़ियां, आंखों में थकान, पर उसकी चाल में मजबूरी के साथ थोड़ी दया भी थी। उसने मुझे देखा, बस एक पल के लिए, फिर नजर हटा ली, जैसे डर गई हो। मेरे अंदर अचानक एक विचार आया, अगर मैं अभी कुछ नहीं करूंगी तो कभी नहीं कर पाऊंगी। मैंने धीरे धीरे उसके पास कदम बढ़ाए। साथ चल रही औरत ने मेरी कलाई पकड़ी थी, पर मैं बहाना बनाकर रुकी। मुझे पानी चाहिए, मैंने कहा। वो औरत चिढ़ गई। अभी नहीं, चल, मैंने गिड़गिड़ाकर कहा। प्लीज, चक्कर आ रहा है। शायद उसे लगा कि मैं सच में कमजोर हूं, या उसे जल्दी थी। उसने झटके से मेरा हाथ छोड़ा और बोली, जल्दी? और कोई नाटक नहीं। बस वही 2 सेकंड थे जो मुझे चाहिए थे। मैं झाड़ू वाली दादी के पास झुकी, जैसे गिर रही हूं, और फुसफुसाई, दादी, मुझे बचा लो। मेरा फोन छीन लिया। मुझे बंद कर रखा है। मुझे घर जाना है। दादी का हाथ झाड़ू पर थम गया। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखें भर आईं, लेकिन डर भी था। उसने धीमे से कहा, बेटा, मैं क्या करूं? ये लोग बहुत खतरनाक। मैंने कांपते होंठों से कहा, बस किसी को बता दो, किसी दुकान वाले को, किसी पुलिस वाले को, किसी को भी। उसी पल पीछे से वो औरत चिल्लाई, अरे, चल यहां से। मैंने जल्दी से दादी के हाथ में अपनी माँ की चूड़ियों में से एक चूड़ी थमा दी। मेरे पास बस वही बची थी जो रात में मैंने चोरी से अपनी कलाई में छुपा ली थी। इसको देख के याद रखना, मैंने फुसफुसाया। और मंदिर के पास वाली पान की दुकान। दादी ने चूड़ी को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें कह रही थीं, मैं कोशिश करूंगी। और तभी मेरा हाथ फिर खींच लिया गया। मैं वापस भी नहीं देख पाई। हमें फिर ऊपर ले जाया गया, कमरे में बंद। मेरे दिमाग में दादी का चेहरा घूम रहा था। वो डर गई होगी, या सच में कुछ करेगी? रूबी ने मेरी आंखों में देखा और समझ गई कि मैंने कुछ किया है। उसने धीमे से पूछा, क्या हुआ? मैंने फुसफुसा कर बताया। रूबी ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा किया, एक बाहरी आंख मिल गई तो उम्मीद बढ़ जाती है। दोपहर तक कमरे के बाहर हलचल बढ़ गई। फोन की घंटियां, दरवाजे खुलने बंद होने की आवाजें, किसी आदमी का गुस्सा। फिर अचानक दरवाजा खुला और वहीं आदमी अंदर आया। तैयार हो जाओ, उसने कहा। अब शिफ्ट होना है। मेरा पेट सिकुड़ गया। शिफ्ट होने का मतलब नई जगह, नया जाल, और फिर बाहर निकलना, और मुश्किल। रूबी ने मेरी तरफ तेजी से देखा। उसकी आंखें कह रही थीं, अब या कभी नहीं। हमें नीचे ले जाया गया। इस बार गाड़ी एक सफेद वैन थी। अंदर बैठते ही मैंने नंबर प्लेट पर नजर मारी और अपने दिमाग में अंक गिनकर लॉक कर लिए। मैंने आसपास देखा। सड़क का नाम नहीं है, पर एक बड़ा होर्डिंग था जिस पर एक कोचिंग सेंटर का नाम चमक रहा था। मैंने वो भी याद कर लिया। वैन चल पड़ी। ट्रैफिक था, हॉर्न, भीड़, लोग, जिंदगी, वही जिंदगी जिसके बीच में चुपचाप गायब हो रही थी। मेरे दिमाग में एक बात बार बार गूंज रही थी, भीड़ में मदद मांगो, शर्म मत करो। पर मदद मांगना आसान नहीं होता। गला सूख जाता है, आवाज नहीं निकलती, और डर कहता है, अगर उन्होंने पकड़ लिया तो और बुरा होगा। वैन एक लाल बत्ती पर रुकी। ठीक सामने एक ऑटो स्टैंड था। किनारे पर एक छोटी सी चाय की दुकान, और पास ही 2 महिलाएं खड़ी थीं। एक के हाथ में स्कूल बैग था, शायद अपनी बेटी को छोड़ने आई थी। मेरे दिल ने जोर से कहा, अब। लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। तभी रूबी ने मेरी उंगली दबाई और बहुत धीमे से बोली,
अगर तू नहीं बोलेगी तो तू फिर कभी नहीं बोलेगी। वैन में बैठा आदमी बाहर की तरफ झुका हुआ था। शायद ड्राइवर से बहस कर रहा था। मेरे पास वाली खिड़की आधी खुली थी। मैंने अपनी पूरी ताकत जमा की और खिड़की के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाहट नहीं, जोर से कहा, मदद, मुझे मदद चाहिए। आवाज़ बाहर गई, पर ट्रैफिक की आवाज़ में घुल गई। मैंने फिर कहा, और इस बार अपने शब्द छोटे रखे ताकि कोई बच्चा भी समझ ले। मुझे बंद रखा है। मेरा फ़ोन छीन लिया। चाय की दुकान वाला चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। पास खड़ी महिलाएं भी पलटीं। उसी पल वैन के आदमी ने मेरा चेहरा देखा। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो मेरी तरफ झपटा। मैंने डर के बावजूद तीसरी बार चिल्लाया, पुलिस बुलाओ। और फिर रूबी ने जो किया, उसने मेरी जान बचाई। उसने अचानक अपने पैर से आदमी के घुटने पर जोर से ठोकर मारी। आदमी गाली देता हुआ पीछे हटा। वैन का दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं था। मैंने दरवाजे को धक्का दिया और बाहर कूद गई। सड़क पर नहीं, फुटपाथ की तरफ मैं भागी, सीधा चाय की दुकान की तरफ। दुकानदार ने मेरी बांह पकड़कर मुझे अपने काउंटर के पीछे खींच लिया। क्या हुआ बेटा? उसने घबराकर पूछा। पीछे से वो आदमी चिल्लाया, ये हमारी लड़की है, भाग गई है। मैं कांपते हुए बोली, नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मुझे बंद रखा था। मेरा फ़ोन, कागज़ सब ले लिया। वो दो महिलाएं आगे आ गईं। उनमें से एक ने तेज आवाज में कहा, फोन करो, पुलिस को बुलाओ। दुकानदार ने तुरंत कॉल लगाया। उसके हाथ भी कांप रहे थे, पर उसने कॉल नहीं काटी। दूसरी महिला ने मुझे अपने पीछे कर लिया, जैसे ढाल बन गई हो। उस पल मुझे पहली बार लगा, मैं अकेली नहीं हूं। वो आदमी वैन की तरफ भागा, शायद भागने के लिए। ट्रैफिक आगे बढ़ चुका था। लोग इकट्ठे होने लगे। कुछ लोगों ने वैन का नंबर देखने की कोशिश की। मुझे याद आया, मैंने नंबर याद किया था। मैंने कांपती आवाज में दुकानदार को नंबर बता दिया। कुछ ही मिनटों में एक पुलिस बाइक दिखी। फिर एक गाड़ी। मेरी टांगें जवाब दे रही थीं, पर मैं खड़ी रही, क्योंकि अगर मैं गिर गई तो डर फिर जीत जाएगा। पुलिस ने मुझसे सवाल किए। मैं रो रही थी, पर मैंने जितना हो सके साफ साफ बताया। मामा ने दिल्ली काम के नाम पर बुलाया, कागज ले लिए, बंद किया, धमकी दी। और तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, ये बच्ची नहीं झूठ बोल रही। मैं पलटी। वहीं झाड़ू वाली दादी, वहीं चूड़ी उनके हाथ में चमक रही थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा। मैंने इसके हाथ में चूड़ी देखी, ये मदद मांग रही थी। मैंने मंदिर के पास वाले चौकीदार को बताया, और मैंने देखा, ये लोग इसे ऊपर ले गए। मेरी आंखों से आंसू फूट पड़े। दादी सच में आई थीं। उन्होंने डर को पीछे धकेल दिया था। पुलिस ने मुझे तुरंत एक सुरक्षित जगह भेजने की बात की। एक महिला कांस्टेबल ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत सादा शब्दों में कहा, डरो मत, अब तू हमारे साथ है। उस रात मैं एक सरकारी शेल्टर में थी। कमरा सादा था, छत पर दरवाजे पर कुंडी बाहर से नहीं लगी थी। पहली बार मुझे लगा मैं सांस ले सकती हूँ। अगले दिन मेरे बयान लिखे गए। एक एनजीओ की काउंसलर आईं। उन्होंने मुझे समझाया कि दोष मेरा नहीं है, और फिर उन्होंने वही बातें बताईं जो हर घर को पता होनी चाहिए, धीरे, साफ और बहुत ज़रूरी। अगर कोई रिश्तेदार या एजेंट कहे, जल्दी करो, मौका चला जाएगा, तो रुक कर जांच करो। अगर कोई कहे, किसी को मत बताओ, तो समझो खतरा है। अगर कोई आपके फ़ोन स्लैश कागज़ अपने पास रखे, तो तुरंत मना करो। यात्रा करते समय अपने किसी भरोसेमंद इंसान को टिकट स्लैश लोकेशन स्लैश फ़ोटो भेजो। एक कोड वर्ड तय करो, एक ऐसा शब्द जो घर वाले सुनते ही समझ जाएं कि आप खतरे में हो। और सबसे ज़रूरी, भीड़ में मदद मांगने में शर्म मत करो। एक आवाज़ कई दरवाजे खोल सकती है। मैं चुपचाप सुनती रही। मेरे दिमाग में मामा का चेहरा था, और उसके पीछे मेरी माँ का चेहरा। माँ को क्या बताया जाएगा? माँ कहाँ होगी? मामा क्या करेगा? हर कुछ दिनों बाद मुझे पहली बार माँ से बात कराई गई। माँ की आवाज़ सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। माँ भी रो रही थीं। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, टूटी आवाज़ में, मैंने तुझ पर भरोसा किया। मैंने उसे भाई माना। मैंने माँ से कहा, माँ, अब मैं वापस आऊंगी, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे मजबूत बनना है। शेल्टर में पढ़ाई का एक छोटा सा स्कूल चलता था। उसी दिन मैंने किताबें मांगी।
काउंसलर ने मुझे देखा, जैसे उन्हें हैरानी हो। तू अभी भी पढ़ना चाहती है? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगी नहीं, तो वो जीत जाएगा और मैं अब हार नहीं मानूंगी। महीने बीते, केस चलता रहा। रूबी का भी पता चला। वो भी उसी दिन बाहर निकाल ली गई थी, अरे पर उसे दूसरे शेल्टर भेजा गया था। हम बस इतना जानते थे कि वो जिंदा है, और वो मेरे लिए एक सबक छोड़ गई थी। डर के बीच भी सही कदम लिया जा सकता है। एक दिन शेल्टर की मैडम ने मेरे सामने एक फॉर्म रखा। ओपन स्कूलिंग, उन्होंने कहा। तू अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर सकती है। मैंने पेन उठाया। मेरे हाथ अब भी थोड़ा कांपते थे, पर इस बार डर से नहीं, इस बार जिम्मेदारी से। मैंने फॉर्म भरते समय अपने अंदर एक वादा बोला, मैं डॉक्टर बनूंगी, ताकि जो दर्द मुझे मिला उसे मैं किसी और की जिंदगी की सजा न बनने दूं, ताकि मैं अपनी माँ के सामने सिर उठाकर खड़ी हो सकूं, और ताकि मामा जैसे लोग ये ना सोचें कि लड़कियों की जिंदगी सस्ती होती है। लेकिन उसी शाम शेल्टर की मैडम ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने कहा, इस एक खबर है, तुम्हारे मामा ने तुम्हारे घर जाकर कहा है कि तुम भाग गई हो, और वो तुम्हारी माँ पर दबाव डाल रहा है कि तुम्हें वापस लाया जाए। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल उठा, अगर मामा ने अब भी खेल नहीं छोड़ा, तो वो अगला कदम क्या उठाएगा? और क्या मैं उससे पहले खुद को इतना मजबूत बना पाऊंगी कि इस बार वो मुझे फिर से छू भी ना सके? मुझे शेल्टर में आए अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे कि एक सुबह मैडम ने मेरा नाम लेकर बुलाया। उनके हाथ में एक छोटा सा फोन था, और चेहरे पर वही चिंता जो बुरी खबर से पहले आती है। मैंने फोन कान से लगाया तो दूसरी तरफ माँ की आवाज थी। वो रो नहीं रही थी, वो जैसे सांस भी नहीं ले पा रही थी। बेटा, वो यहाँ आया है, माँ ने कहा। तेरा मामा दरवाजे पर खड़ा है, बोल रहा है, लड़की को वापस भेजो, नहीं तो बदनामी कर दूंगा। बोल रहा है, तेरी बेटी भाग गई है, तो तेरी परवरिश खराब है, और मोहल्ले में सबको बताने की धमकी दे रहा है। मेरे पेट में एक ठंडी सी गांठ बन गई। डर वापस आया, वही पुराना डर जो कहता है, चुप हो जाओ, झुक जाओ, खत्म कर दो। लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में रूबी की आवाज़ गूंज गई, अगर तू नहीं बोलेगी, तो तू फिर कभी नहीं बोलेगी। मैंने माँ से बहुत साफ, बहुत छोटे शब्दों में कहा, ताकि माँ भी समझे और कोई बच्चा भी समझ जाए। माँ, दरवाज़ा मत खोलना, किसी भी हालत में अकेले बात मत करना। पड़ोस की किसी भरोसेमंद आंटी को बुला लो, और अगर वो धमकाए, तो पुलिस को कॉल करो। माँ कांपती आवाज़ में बोली, कौन सा नंबर? मैंने कहा, 112, इमरजेंसी नंबर, पुलिस तुरंत आती है। अलपूजा.nick. इन मैडम ने फ़ोन मेरे हाथ से लिया और माँ को भी वही बात दोहराई। शेल्टर की काउंसलर ने माँ को समझाया कि ये शर्म वाला खेल है। बदनामी का डर दिखाकर लोग अपराध छुपाते हैं, और जब अपराधी घर के दरवाजे तक आ जाए, चीर तो चुप रहना सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। उस दिन पहली बार मुझे समझ आया, मामा का असली हथियार मेरी देह नहीं था, मेरा डर था, और वो डर मेरी माँ तक पहुंचाया जा रहा था। शेल्टर ने तुरंत एक कदम उठाया। मुझे उसी शहर में नहीं रखा गया, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर अपराधी दबाव बनाते हैं। मुझे दूसरे जिले के सुरक्षित शेल्टर में ट्रांसफ़र किया गया, साथ में एक महिला स्टाफ और पुलिस की मदद। रास्ते में मैं खिड़की से बाहर देखती रही, लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त। किसी को पता नहीं था कि उसी सड़क पर एक लड़की अपनी पुरानी जिंदगी से भागकर नई जिंदगी बनाने जा रही है। नई जगह पर मेरा पहला काम था पढ़ाई फिर से शुरू करना, क्योंकि पढ़ाई मेरे लिए सिर्फ किताब नहीं थी, वो मेरे लिए वापसी थी, अपनी पहचान की वापसी। शुरुआत में दिमाग साथ नहीं देता था। रात में नींद टूट जाती, किसी की ऊंची आवाज़ सुनकर मैं चौंक जाती। काउंसलर ने मुझे एक बात बहुत सरल भाषा में समझाई, जो हुआ अरे वो तेरी गलती नहीं, लेकिन जो आगे होगा वो तेरे हाथ में है, धीरे धीरे। फिर वो झाड़ू वाली दादी आईं, जिन्होंने मेरी चूड़ी पकड़कर पुलिस तक बात पहुंचाई थी। उनका नाम शारदा था। वो सच में गरीब थीं, पर उनके अंदर एक चीज़ बहुत अमीर थी, हिम्मत। उन्होंने शेल्टर में आकर मुझसे सिर्फ इतना कहा,
बेटा, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर मैं इतना जानती हूं कि गलत के आगे चुप रहना पाप है। तू पढ़ेगी, मैं तेरे साथ हूं। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि मेरे अपने रिश्ते ने मुझे बेचा था और एक अनजान दादी ने मुझे बचाया था। बाद में मुझे पता चला कि शारदा दादी की कोई संतान नहीं थी। उनके पति बहुत पहले गुजर गए थे। वो दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा थोड़ा जोड़कर अपना जीवन चलाती थीं, और शायद उसी खालीपन में उन्होंने मुझे अपनी बच्ची मान लिया। कानूनी कागजात की प्रक्रिया आसान नहीं होती, पर शेल्टर की टीम ने मेरी मदद की। मेरा बयान दर्ज हुआ। जिन लोगों ने मुझे पहली बार रोका, चाय वाले भैया, वो दो महिलाएं और शारदा दादी, सबने गवाही देने की सहमति दी। पुलिस ने उस सफ़ेद वैन का नंबर भी नोट किया और उन जगहों की पहचान करवाई जहां मुझे बंद रखा गया था। मैंने भी वही किया जो रूबी ने सिखाया था। जो देखा था, सब याद करके बताया। बिल्डिंग के सामने की पान की दुकान, मंदिर, कोचिंग का बोर्ड, गली का मोड़, छोटी छोटी बातें, पर जांच में ये बातें बड़े सबूत बनती हैं। और फिर मुझे पहली बार कानून के शब्द सुनाई दिए। मानव तस्करी, धोखा, जबरन रखना, शोषण। मुझे ये शब्द सुनकर डर लगा। ये क्या? पर काउंसलर ने कहा, शब्द डराते नहीं, अपराधी डराते हैं। शब्द तो सच को नाम देते हैं। उन्होंने हमें यह भी बताया कि भारत में तस्करी को अपराध मानने वाले कानून हैं, जैसे आईपीसी की धारा 370 में तस्करी का प्रावधान आता है, और शोषण के लिए तस्करी रोकने से जुड़े कानूनों में इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट भी शामिल है। UNODC इंडिया कोड .NIC. इन+1 मैं कोई वकील नहीं हूं और मैं कानून की बारीकियां नहीं समझाती, पर इतना मैं समझ गई, जब आप सच बोलते हैं और सबूत मिलते हैं तो सिस्टम धीमा सही पर आगे बढ़ता है। सबसे मुश्किल था मामा का नाम लेना, क्योंकि मामा सिर्फ अपराधी नहीं था, वो रिश्ता भी था, और भारत में रिश्ता कई बार अपराध से बड़ा दिखता है। लोग कहते हैं, घर की बात है, घर में निपटा लो, पर काउंसलर ने साफ कहा, घर की बात तब होती है जब गलती घर में सुधर जाए। यहाँ अपराध हुआ है, अपराध का जवाब कानून देता है। कुछ महीने बाद खबर आई कि एजेंट और उस साड़ी वाली औरत को पकड़ लिया गया है। नेटवर्क का एक हिस्सा सामने आने लगा, पर मामा मामा गायब था। वो कभी शहर बदल देता, कभी किसी रिश्तेदार के घर छुप जाता। माँ को कॉल करके डराता, कभी प्यार से बोलता, कभी गाली देता। यही उनका तरीका होता है, कभी गाजर, कभी डंडा। मैंने माँ से एक बात बार बार कही, माँ, तुम अकेली मत रहना। अगर वो आए, 112 कॉल करना, और महिला मदद के लिए 181 या 1091 भी होते हैं। alapuja.nic.in+1। और मैंने एक और बात सीखी, अगर किसी घर में कोई बच्चा या किशोर खतरे में है, तो चाइल्ड लाइन 1098 पर भी मदद ली जा सकती है। सरकार ने यह भी बताया है कि 1098 को आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली 112 के साथ इंटीग्रेट किया जा रहा है, ताकि तुरंत रिस्पॉन्स मिल सके। childlineindia.org+1PIB.gov.in। धीरे धीरे मेरा जीवन पटरी पर आने लगा। मैं ओपन स्कूलिंग से पास हुई, फिर कॉलेज में दाखिला मिला। शारदा दादी हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर मेरे लिए किताबें ले आती। कभी अपनी चूड़ियां नहीं उतारी, पर मेरे लिए नई कॉपी ज़रूर ले आती। और शेल्टर की टीम ने स्कॉलरशिप के बारे में बताया, जिससे मुझे आगे पढ़ने का रास्ता मिला। मैंने अपने लिए एक लक्ष्य चुना, मैं डॉक्टर बनूंगी, क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ दर्द नहीं, इलाज भी चाहिए, शरीर का भी और मन का भी। और डॉक्टर की सीट पर बैठकर कोई भी लड़की जब पहली बार सुरक्षित महसूस करती है, तो वो सुरक्षा किसी दवा से कम नहीं होती। MBBS की तैयारी आसान नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक जिद थी, जिस दिन मैं हार मान लूंगी, उसी दिन मामा जीत जाएगा। मैं रोज पढ़ती, कभी रुक रुक कर, कभी रोकर, फिर भी पढ़ती। और जब मुझे सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट मिली, मैं पहली बार शारदा दादी के पैर छूकर रोई। दादी ने मुझे उठाया और कहा, रो मत बेटा, ये आंसू जीत के हैं। मेडिकल कॉलेज के सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा, हड्डियों की बनावट, खून की नसें, दवाइयाँ,
और सबसे ज़्यादा मैंने यह सीखा कि इंसान का शरीर कितना सह लेता है और इंसान का मन कितना टूट जाता है अगर उसे भरोसा न मिले। इसीलिए मैं हर छुट्टी में वापस अपने शहर जाती और एक छोटा सा काम करती, जागरूकता। मैं स्कूल में जाकर लड़कियों को लाल झंडे बताती और माँ बाप को भी, क्योंकि कई बार माता पिता प्यार में जल्दी भरोसा कर लेते हैं और अपराधी उसी भरोसे की जेब काटते हैं। मैं उनसे बहुत सरल बातें कहती ताकि हर उम्र का इंसान समझ जाए। अगर कोई कहे जल्दी करो, मौका चला जाएगा, पहले जांच करो। अगर कोई कहे किसी को मत बताओ, समझो खतरा है। अगर कोई आपका फ़ोन /ID/पासपोर्ट अपने पास रखे, तुरंत मना करो। यात्रा हो तो टिकट, लोकेशन, फ़ोटो किसी भरोसेमंद को भेजो। एक कोड वर्ड तय करो, जिसका मतलब हो मैं खतरे में हूँ। और सबसे ज़रूरी, भीड़ में मदद मांगने में शर्म मत करो। एक आवाज़ कई ज़िंदगी बचा सकती है। समय गुजरता गया और फिर वह दिन आया जब मैं डॉक्टर बन गई। इंटर्नशिप पूरी हुई, हाथ में डिग्री थी, पर मन में एक अधूरापन था, क्योंकि एक केस अभी अधूरा था, मामा। मैंने शेल्टर और NGO की टीम से कहा, मैं वापस अपने शहर में एक छोटी क्लिनिक शुरू करना चाहती हूँ और मैं मामा के खिलाफ केस को आखिरी मुकाम तक ले जाना चाहती हूँ। टीम ने मेरी मदद की। पुराने रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, वैन का नंबर, लोकेशन आज और एजेंट नेटवर्क की जानकारी, सब जोड़कर केस मजबूत किया गया। कई बार कोर्ट में तारीख पड़ती है, कई बार गवाह डरते हैं, कई बार लोग समझौते का दबाव बनाते हैं। और इसी जगह पर सबसे बड़ा सबक होता है, कानून सिर्फ किताब नहीं है, कानून इंसानों की हिम्मत से चलता है। एक दिन पुलिस ने सूचना दी, मामा पकड़ा गया है। वो एक दूसरे शहर में किसी नए काम की तैयारी में था। उसके पास कुछ दस्तावेज और कुछ नंबर मिले। नेटवर्क की कड़ी जुड़ गई। मैं कोर्ट में गई। पहली बार जब मैंने उसे कटघरे में देखा, मेरे अंदर एक पुराना डर हिला। वही डर जिसने मुझे कभी चुप कराया था। मामा ने मुझे देखा और हल्का सा मुस्कुराया, जैसे कहना चाहता हो, देख, मैं अब भी मैं हूं। पर इस बार मैं अकेली नहीं थी। मेरे साथ शारदा दादी थीं। मेरे साथ वो चाय वाले भैया थे। मेरे साथ वो 2 महिलाएं थीं जिन्होंने मुझे ढाल बनकर बचाया था। मेरे साथ NGO की टीम थी और सबसे बढ़कर मेरे साथ मेरा अपना सच था। जब जज साहब ने कहा, यूँ आप बताइए, मैंने कहानी को सजाया नहीं, मैंने ड्रामा नहीं किया, मैंने वही कहा जो हुआ था, साफ, सीधा, क्रम से। क्योंकि सच की सबसे बड़ी ताकत यही होती है, उसमें मिलावट नहीं होती। मामा के वकील ने कई सवाल किए। तुम क्यों गई? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पास सबूत क्या है? ये सवाल सुनने में कठोर लगते हैं, पर काउंसलर ने पहले ही समझा दिया था। कोर्ट में सवाल पूछे जाते हैं ताकि सच और साफ हो सके। मैंने हर सवाल का जवाब छोटे, सच्चे वाक्यों में दिया। और जब गवाहों ने भी वही बातें दोहराईं, वैन, बंद कमरा, धमकी और दादी की चूड़ी, तो मामा का झूठ कमजोर होने लगा। तारीखें लगीं, महीने निकले, लेकिन इस बार समय मेरे खिलाफ नहीं था, समय मेरे साथ था। आखिरकार फैसला आया। मामा को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई। उस दिन मेरे अंदर कोई जश्न नहीं था। मेरे अंदर सिर्फ एक गहरी, शांत सांस थी, जैसे कई सालों से रुकी हुई हवा आखिरकार निकल गई हो। मैं कोर्ट से बाहर निकली तो शारदा दादी ने मेरे सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बेटा, बदला नहीं लिया तूने, न्याय लिया है। मैं उसी दिन माँ के घर गई। माँ ने मुझे देखा और रो पड़ी। इस बार उनके आंसू डर के नहीं थे, इस बार उनके आंसू राहत के थे। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और कहा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने उस पर भरोसा कर लिया। मैंने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ, गलती भरोसा करना नहीं था, गलती ये थी कि उसने भरोसे को हथियार बनाया। अब हम सीख गए, अब हम चुप नहीं रहेंगे। कुछ ही समय बाद मैंने अपने शहर में एक छोटी क्लिनिक शुरू की। बोर्ड बड़ा नहीं था, कमाई बहुत नहीं थी, लेकिन वहाँ आने वाली हर लड़की, हर महिला, हर माँ को मैं एक चीज़ ज़रूर देती थी, इज़्ज़त और जानकारी। मैं उन्हें बताती, अगर कभी खतरा लगे तो 112 पर कॉल करें। महिला मदद के लिए 181 और 1091 जैसे हेल्पलाइन नंबर भी हैं। और बच्चों,
स्लैश किशोरों के लिए 1098 पर मदद मिलती है, क्योंकि कई बार एक कॉल, एक कदम, एक आवाज़ पूरी ज़िंदगी बचा देती है। alappuzha.nic. alappuzha.nic. +1 चाइल्डलाइन इंडिया.org+1। आज भी कभी-कभी रात को मुझे वही बंद दरवाज़ा याद आता है, वही कुंडी, वही डर। लेकिन अब मेरी यादों के साथ एक और तस्वीर भी है, शारदा दादी का हाथ चूड़ी पकड़े हुए और मेरा अपना हाथ किताब पकड़े हुए। मामा ने मुझे बेचने की कोशिश की थी, पर मैं बिकने वाली चीज़ नहीं निकली, मैं इंसान निकली। और इंसान जब सच पकड़ लेता है, तो सबसे बड़ा डर भी हार जाता है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो एक छोटी-सी बात याद रखिए, अपराधी अक्सर बाहर का नहीं होता, कई बार वो घर के अंदर ही होता है और बचाव अक्सर बहुत साधारण लगता है। एक सवाल, एक जांच, एक कॉल, एक शोर और सही समय पर मदद मांगना। इस कहानी का मकसद डर फैलाना नहीं है, इसका मकसद जागरूक करना है। अगर आपको यह कहानी ज़रूरी लगी, तो इसे अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति को ज़रूर भेजिए, खासकर माँ-बाप, भाई-बहन या किसी दोस्त को। और कमेंट में बस इतना लिखिए, मैं सतर्क हूँ, ताकि कोई और लड़की बेहतर ज़िंदगी के झूठे वादे में अपना भविष्य न खो दे।